गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं उनको कैसे पढ़ा जाए, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे सवाल बनते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर सवाल बनते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटीज पर सवाल बनते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव्स पर बनते हैं, जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स, नए नए अलायंसेस बनते हैं, उन सब चीजों पर। और उस पर आगे हमें चर्चा भी करनी है, लेकिन जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऐसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो इस साल इंपॉर्टेंट है, यानी आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एससीओ के बारे में। एससीओ क्यों सवाल बन सकता है, पहले ये जानते हैं। एससीओ में जो रैट्स कमिटी है, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो आतंकवाद से निपटने के लिए एक संगठन है, और ये जो समिति है इसका जो डायरेक्टर है उसने अभी हाल में जो टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ कार्यवाही हुई है उसके बारे में एक ब्रीफिंग दिया है और एक जो है अचीवमेंट पूरा एससीओ का बताया है कि पिछले साल 69 ऐसे टेरर अटैक्स हुए थे जिसको रोकने में एससीओ कंट्रीज ने सफलता पाई है। तो रैट्स चर्चा में आ गया और इसके साथ साथ पिछले साल एससीओ का चेयरमैन इंडिया था, इसके चलते भी ये न्यूज में रहा। तो पूछा जा सकता है ये सवाल। अब हमें ये देखना है कि एससीओ पर क्या क्या सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले एससीओ का गठन अगर हम देखें तो इसे संघाई 5 ग्रुपिंग के नाम से गठित किया गया था अप्रैल 1996 में, और इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल थे। इन्हें फाउंडर मेंबर कहा गया और बाद में उज्बेकिस्तान को भी इससे जोड़ दिया गया। तो 2001 में इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। इसके 2 परमानेंट जो है जो बॉडीज हैं, और ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से स्थायी निकाय हैं, स्ट्रक्चर के रूप में इससे पूछा जा सकता है। तो एक तो इसका जो परमानेंट बॉडी है वो है एससीओ सेक्रेटेरिएट, यानी एससीओ का सचिवालय जो कि बीजिंग में स्थित है, और दूसरा रैट्स कमिटी जो कि ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में स्थित है और आतंकवाद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन सब पर यह कार्यवाही करता है। साथियों इसमें यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एससीओ में कितने सदस्य देश हैं। तो 9 सदस्य देश हैं, यानी जो चीन और रूस है वो तो सदस्य हैं ही, इसके अलावा सभी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वो सब इसके सदस्य हैं, और भारत, पाकिस्तान और ईरान भी इसके सदस्य हैं। 9वां सदस्य ईरान है इसका। और इसके साथ अगर हम डायलॉग पार्टनर की बात करें तो आर्मेनिया, अजरबैजान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब इसके मेंबर हैं, डायलॉग पार्टनर हैं। और इसी प्रकार से ऑब्जर्वर मेंबर की बात करें तो अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। तो एससीओ के बारे में इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं ऑप्शन में। और इसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि जो उसका एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी शीर्षस्थ निर्णय निर्माण करने वाली इकाई एससीओ की कौन सी है, तो वो जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो है, और इसमें जो है बैठक होती है तो जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो इसके द्वारा लिए जाते हैं। सभी हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं एससीओ के सदस्य देशों के वो इसमें शामिल होते हैं। और इस तरीके से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अच्छी भूमिका निभाता है, बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड मुद्दों पर चर्चा करता है। साथियों अब हम दूसरे संगठन की बात करते हैं और वो है मर्कोसुर। मर्कोसुर जो संगठन है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसे आप, और इसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। रीजनल इंटीग्रेशन की दिशा में अच्छा काम करता है। 2 कारणों के चलते ये चर्चा में है। पहला, जो मर्कोसुर है इसका यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हुआ, और इस पर जो है और गति देने की बात ये लोग कर रहे हैं, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका साउथ अमेरिकन देश, यानी जो भी पैराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन सब देशों के साथ कैसे अच्छे रिलेशंस बने ट्रेड के मामले में यूरोप के, उन सबको करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ, इसके चलते ये चर्चा में है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया और मर्कोसुर के बीच में जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है यानी पीटीए है उसका एक्सपेंशन करने की बात की जा रही है। आगे ये विचार किया जा रहा है कि क्या साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ एफटीए भी भारत का किया जा सकता है। इस दिशा में ये अग्रसर हैं, यानी टैरिफ कंसेशन, टैरिफ रिडक्शन, इन सब मुद्दों पर भी मर्कोसुर के क्रम में वार्ता की जा रही है। साथियों अगर हम चर्चा करें तो यह 1991 में असंसियोन संधि के जरिए बना था।
ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे इसके संस्थापक सदस्य हैं। 2012 में वेनेजुएला को भी इसका सदस्य बनाया गया था, लेकिन उसकी संकीर्ण आर्थिक नीतियों के चलते उसे 2016 में सस्पेंड कर दिया गया था। अगर हम एसोसिएट मेंबर्स की बात करें तो इसमें चिली, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, इक्वाडोर और बोलीविया भी इसके सदस्य हैं। और इसके सदस्यों की जो संयुक्त जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। भारत और मर्कोसुर के बीच में लगातार ट्रेड बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। तो साथियों, ये मर्कोसुर के बारे में जानकारी है, इससे रिलेटेड आपसे सवाल बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं अरब लीग के बारे में। और अरब लीग एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कि जो अरब वर्ल्ड है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके बीच में अगर कोई भी तनाव आता है, जैसे अभी आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच में जो विवाद हुआ या फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद हुआ, तो ऐसे में फिलिस्तीन के अधिकार कैसे सुरक्षित हों, ईरान का अभी जैसे अलग अलग विवाद चल रहा है देशों के साथ, खासकर इजराइल के साथ, इसमें ईरान के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे, इन सब चीजों पर अरब लीग चर्चा करता है। तो सबसे पहले यह भी जानना है हमें कि अरब लीग से रिलेटेड क्या सवाल बनाया जा सकता है। तो साथियों, अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को इस्लामिक देशों के बीच एक क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से की गई थी। इसमें 22 सदस्य देश हैं। अगर कुछ बड़े सदस्य देशों की बात करें तो इसमें मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यमन, सूडान, मोरक्को, जिबूती, सोमालिया, ये सब देश इसमें शामिल हैं। और जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी पीएलओ, जो कि कार्यवाही करता है फिलिस्तीन के संदर्भ में, वो भी इसका सदस्य है। और इसके 4 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं, भारत, ब्राजील, वेनेजुएला और इरिट्रिया। अरब लीग का अगर हम मुख्यालय देखें तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, मिस्र में स्थित है। साथियों, इसके बाद अगर हम अगले संगठन की बात करें तो वो है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाल के समय में न्यूज में रहा है, भारत एपेक की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। और एपेक में अगर भारत जुड़ जाता है तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एशिया पैसिफिक एरिया में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। यानी कि एशिया में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ऐसे जो भी रीजन्स हैं, सभी जगहों पर भारत के जो भी मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरेस्ट्स हैं, वो सब कैसे भारत पूरा कर सकता है, इस पर भारत का ध्यान है। और इसके साथ साथ पैसिफिक रीजन में, खासकर पैसिफिक कहने का यहां आशय है साउथ वेस्ट पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, जैसे सोलोमन द्वीप है, मार्शल आइलैंड है, तुवालू है, फिजी, किरिबाती, ये सब जो तमाम ऐसे देश हैं, पॉलिनेशिया वाले जो कंट्रीज हैं, इन सब में भारत के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, इसको लेकर के कार्यवाही हो रही है। साथियों, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की अगर हम बात करें तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है और इसका गठन 1989 में किया गया था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसमें 21 सदस्य देश हैं। और अगर एपेक के महत्व की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 38% एपेक सदस्य देशों में रहता है। और वैश्विक जीडीपी में अगर एपेक देशों की हिस्सेदारी की बात करें तो यह 60% है और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 50% है। तो एपेक एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अभी कुछ समय पहले पुत्रजाया डिक्लेरेशन किया गया था एपेक के कॉन्टेक्स्ट में, एपेक को किस तरीके से एक इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में और वहां पर कैसे कॉमन मार्केट को मजबूती दिया जाए, इन सब पर एक विजन 2040 तक का ये विजन था, पुत्रजाया विजन, वो जारी किया गया था। इसी प्रकार से साथियों कुछ और भी संगठन न्यूज में रहे हैं, जैसे वल्नरेबल 20, V20 इसे बोलते हैं। तो दुनिया के जो 20 ऐसे देश हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, सबसे पहले वो क्लाइमेट चेंज का शिकार होंगे। इन सब देशों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया और ये 2015 में इसका गठन किया गया। और कोस्टा रिका जो एक्शन प्लान है उसी में ये एक इसका ओरिजिन देखा गया कि किस तरीके से V20 का गठन हुआ। और वल्नरेबल 20 जो है, स्मॉल आइलैंड जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं ऐसे, इन सब के यहाँ कैसे डिजर्टिफिकेशन या जो सुनामी का थ्रेट है या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन सब चीजों से कैसे निपटा जाए, इस पर कार्यवाही करता है। तो V20 एक महत्वपूर्ण संगठन है, लगातार इसके इंटरेस्ट और इसके जो मतलब हित हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और क्लाइमेट जस्टिस को इससे जोड़ा जा रहा है
कि अगर क्लाइमेट जस्टिस ले आनी है दुनिया में और क्लाइमेट जस्टिस को एक मूवमेंट बनाना है तो V20 जो देश हैं उनको सुरक्षित करना होगा, उनके अधिकारों को हमें एक नई दिशा देनी होगी। साथियों, V20 के साथ ही ऐसे और भी कई संगठन हैं जो इस समय चर्चा में हैं। अगर हम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात करें तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। पिछले साल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पर भी सवाल पूछा गया है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएईए पर सवाल पूछा जाता है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे जैसे अंकटाड अभी बहुत न्यूज में रहा है, अंकटाड की कुछ रिपोर्ट्स जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वगैरह हो गई, इसके कॉन्टेक्स्ट में अंकटाड की संरचना को आपको पढ़ना है। तो ये सब ऐसे संगठन हैं और कुछ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे अलग अलग एपिसोड्स में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर एक अलग सीरीज शुरू करेंगे क्योंकि अभी हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। अफ्रीका में अभी हमें अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड चीजें देखनी है और भी कई ऐसे संगठन हैं अलग अलग देशों के, वो सब देखना है। इसके बाद हम लोग आईआर के और डायमेंशंस पर जाएंगे। तो साथियों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? जो जानकारी आपको दी गई वो कितनी लाभदायक लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे साझा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में साझा करिए। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।